नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। शहर में लगातार लंबे समय से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अजमेर फायसागर रोड चौराहे के नजदीक गोकुलधाम सोसाइटी के सामने बन रहे निर्माणाधीन भवन से चोरों ने करीब 2.5 लाख रुपए के कॉपर के वायर चुरा लिए। इस संबंध में भवन मालिक द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। यार मेन रोड जो श्रीमेटर से होता हुआ फायसागर की तरफ जाते हैं ना, ये अपने टेलीफोन एक्सचेंज चौराया, तो गोकुलधाम सोसाइटी के सामने अपनी बिल्डिंग का काम है। 5 मंजिल की इमारत है सर। तो परसों शाम को कोई 2 अज्ञात व्यक्ति आए थे। उन्होंने ऊपर से चढ़ के बल्ली से और यहाँ से अपन एसी की कॉपर वायर लेकर गए। वहाँ हमारे क्या काम करने वाले जो फोर्सलिंग वाले आए बंदे, उन्होंने तो लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद में सूचना मिली कि यार यहाँ से एसी की वायर चोरी हो गई। तो मैं आया, मेरे सेठ जी भी आए, नवीन जी चौधरी, दिनेश जी और अनुज जी पुरोहित। हम आके सब यहाँ देखा, आगे ऐसे के कॉपर वायर सारे यहाँ से चोरी करके लेकर गए थे। हमारा सर नीचे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। हमने वहाँ से उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी लिया, फुटेज भी ली। 2 अज्ञात व्यक्ति थे और करीब 11:36 पे ऊपर चढ़े बिल्डिंग में और लगभग 2 बजे बाहर निकले रात को। परसों रात की बात है सर जी। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं सर? लगभग अपने 2.5 लाख का नुकसान है। हमारे पास इसका बिल भी है सर जी। 3 फ्लोर की एसी की वायरिंग। ये बिल्डिंग कहाँ पे है, किस नाम से बिल्डिंग है भैया? सर ये बिल्डिंग अपने श्रीनिवास से आते हैं तो गोकुलधाम सोसाइटी का गेट है ना मेन, उसके सामने ही अपनी 5 मंजिला इमारत है जी। अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है सर। अभी नाम इसका चूज नहीं करा। शिकायत दर्ज करा दी सर? शिकायत दर्ज करा दी हमने। कौन से थाने? गंज थाने में। ठीक। पुलिस आ गई थी? पुलिस आ गई सर, मौका मुआयना करके चली गई। सीसीटीवी फुटेज भी लेकर गई है। कार्रवाई चल रही है सर। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है सर। आप ठेकेदार हैं? हम ठेकेदार हैं। ठीक सर। अजमेर आगरा गेट पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर गणेश मार्केट में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाते हुए करीब 3 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दोनों दुकानदारों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गणेश मार्केट आगरा गेट पुलिस चौकी से 100 मीटर दूरी के ऊपर स्थित है गणेश मार्केट। वहाँ गणेश मार्केट है, वहाँ श्री महेश ट्रेडर्स और पार्थ रेमेडीज की शॉप है मेडिकल की। वहाँ चोरी हुई है। दोनों दुकानों के गले तोड़े गए हैं। गले में रखा हुआ सामान सारा ले गए हैं। लोगों की स्कीम भी चांदी ले गए हैं। जो माल बिखरा पड़ा हुआ है, माल में से काफ़ी माल लेकर गए हैं। लोगों के स्कीम के डब्बे पड़े हुए थे, वो स्कीम के डब्बे लेकर गए हैं। काफ़ी कुछ सामान यहाँ से चोरी हुआ है। आइडिया तो DVR ले गए, कैमरा तोड़ के ले गए, DVR तोड़ के ले गए, वायर सारे काटे हुए हैं। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं? अंदाजन अभी तक तो 1.5-2 लाख रुपये का नुकसान हुआ एक दुकान में। पड़ोस में? और पड़ोस में भी 1,50,000 का नुकसान पड़ोस के अंदर हुआ है भैया। पड़ोस में चौकी भी है? पड़ोस में 100 मीटर दूरी पर आगरा गेट पुलिस चौकी है, बालाजी के मंदिर के बिल्कुल सामने। उसके सामने गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर के चंद कदमों में गणेश मार्केट है। आपका नाम? विष्णु नवाल नाम है। श्री महेश ट्रेडर्स के नाम से नहीं, फर्स्ट टाइम ही हुआ। फर्स्ट टाइम। बिल्कुल भरा पूरा बाजार है, आराम से सब आते हैं जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। खुला मार्केट है, काफ़ी जने आते हैं बाहर से। क्या पर हुई है? बस कैश की चोरी हुई है और एक छोटी सी स्फटिक की मूर्ति लेकर के गए बस। और एक DVR चोरी हुआ। सारे कैमरे 4 कैमरे लगे हैं, चारों कैमरे तोड़ दिए हैं। लगभग कितने का नुकसान? 41,000 मेरा कैश था और एक मूर्ति थी और बाकी जो खुले रुपए होंगे 1,000-2,000 रुपये, बस वही नुकसान हुआ है। कैमरे तोड़ दिए। मेडिसिन का काम है। बालाजी एंटरप्राइजेस पार्थ रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। विनोद सोमानी। फेसबुक पर विदेशी महिला से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर महिला की अस्मत लूटने वाले आरोपी वकील को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी वकील मानव सिंह राठौड़ गन शॉट में घायल हो गया था और जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती था। आरोपी शादीशुदा होने के बाद भी महिला के साथ फर्जी शादी कर दुराचार किया गया था। कुछ दिनों पूर्व महिला के न्यायालय में कलमबंद बयान भी अमेरिका से यहाँ बुलाया, उसके साथ फिजिकल रिलेशन में रहा। अपने फर्स्ट टाइम जहाँ पे रुका है, अपना मूल आधार कार्ड वहाँ होटल में नहीं देकर किसी दूसरे व्यक्ति का इसने दिया है वहाँ पे आधार कार्ड रुकने के लिए। फिर यहाँ पर भी कई होटलों में रुकाया है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं। नसीराबाद मंदिर में जाके उसको सनातन धर्म की रीति रिवाज से उसको ये दिखाने के लिए कि मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ, जो कि एक तरह से अवैध प्रक्रिया थी। और फिर घर ले गया तो उसको मालूम पड़ा कि ये ऑलरेडी मैरिड है और इसने अपने आप को अनमैरिड बताया था। और इवन इसकी जो वाइफ की जो फ़ोटो इसके
मोबाइल में थी, उसके लिए भी इसने अपनी उसको वाइफ को नहीं बताकर कजिन सिस्टर बताया। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि होटल में इसने किसी दूसरे दोस्त का आधार देकर ये ठहरा है, तो क्या सभी जहाँ जहाँ ये ठहरा तब वहीं सब जगह अपने दोस्तों के ही आधार कार्ड दिए या कुछ एक जगह ही दिए इसने आधार कार्ड? बाकी जगह की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जयपुर वाली होटल में इसने खुद का ओरिजिनल नाम पता नहीं बताकर किसी दूसरे का आधार कार्ड के नाम से ठहरा है। सर, ये खाते में भी कोई ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया? हाँ, उसके AU बैंक का जो खाता है उसमें लास्ट 20 तारीख को 33,000 समथिंग आए हैं। उससे पहले भी ट्रांजैक्शन हो रखा है, उसके संबंध में भी अब अनुसंधान किया जाए। महिला ने उनके खाते में डाले पैसे? हाँ, इसके खाते में आए महिला। सर, अब तक कितना ट्रांजैक्शन हो चुका है? महिला से कितने रुपए ले चुका है? ज़्यादा नहीं है, करीब 55-60 हज़ार है। अच्छा, जो अभी तक जो ऑनलाइन का है, ऑफलाइन तो काफ़ी लेन देन है इनका, उसके कोई अभी तक कोई लिखित में कोई मिला नहीं है, लेकिन जो बैंक वाला है उसमें करीब 55 से 60 के बीच की राशि इसका है। सर, दुष्कर्म शादी से पहले किया है या बाद में? इनके फिजिकल रिलेशन 13 अप्रैल से बन गए थे और शादी इन्होंने 15 जुलाई को, जो ये बता रहा है कि रीति रिवाज से, लेकिन लीगली अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। जो फॉरेनर से एज पर लो जो शादी का तरीका है उसके कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। पीड़िता ने ज़रूर बताया कि इसने 6 कागज़ों पे साइन कराए हैं, वो कुछ हिंदी में थे, 2 खाली थे। तो इस संबंध में इससे अनुसंधान किया जाएगा तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उसने कोई लीगली कागज़ बनाए हैं या नहीं। अजमेर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रैफिक पुलिस को दिशा निर्देश प्रदान किए हुए हैं। इसी के तहत ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा अजमेर शहर में बिना रजिस्ट्रेशन और अनियमित रूप से चल रहे ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों ई-रिक्शा जब्त कर लिए गए, जिसके कारण अजमेर शहर में अब यातायात व्यवस्था पटरी पर आई है। इसी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बारादरी ई-रिक्शा एसोसिएशन द्वारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर बीकाराम काला का माला पहनाकर स्वागत किया। रिक्शा चालकों ने कहा कि वे ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाए गए नियमों का पालन जरूर करेंगे। सर, हमारे एसपी साहब के आदेश अनुसार हमने कार्रवाई की। धन्यवाद के पात्र तो श्रीमान एसपी साहब ही हैं। उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं और ये बहुत खुश है, तो हमें आज खुशी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि लगभग 40-45% ई-रिक्शा शहर में कम हो गए हैं। आज हम देख रहे हैं, पहले तो जहाँ भी जाएँ ई-रिक्शा थे, तो जो आरसी धारक है वही चला रहे हैं, इसलिए वैसे ई-रिक्शा की तादाद कम हो गई है। श्रीमान एसपी साहब ने आदेश फरमाए, इसी प्रकार की कार्रवाई हम ऑटो के खिलाफ करेंगे, इसी प्रकार की कार्रवाई टेम्पो के खिलाफ करेंगे और इसी भी प्रकार की कार्रवाई जो कारें हैं जो कॉमर्शियल नहीं है, वैनें हैं और टेरेस है जो कॉमर्शियल नहीं होते हुए चला रहे हैं, उनके खिलाफ वैसे परमिट की शर्तों को उल्लंघन की कार्रवाई करेंगे। हम एसपी साहब ने आदेश फरमाए कि टर्न बाय टर्न करो, आप एक अभियान जो आप हाथ में लो उसको सफल बनाने के बाद में उसको ख़त्म करो। तो ये अभियान हमारा अभी चल रहा है और ये पूरा सफल होने के बाद में हम ऑटो पे आ जाएंगे, ऑटो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में हम टेरेस है और जो 7 नंबर टेम्पो है, 5 नंबर टेम्पो है, जिनका रूट है ही नहीं, फिर भी उसी रूट पे चल रहे हैं। 7 नंबर का तो रूट आधा जो 7 नंबर के जो टेम्पो है ना अपने राजा साइकिल चौराहे से होकर के निकलना, लेकिन वो रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं, तो उनको सबको जब्त करेंगे। ये एसपी साहब का आदेश अनुसार हम टर्न बाय टर्न कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब निर्देश और भी नए निर्देश दे रहे, जो वैसे हम जब लागू करेंगे तो श्रीमान ने जो आदेश फरमाए उनसे हम आपको अवगत कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग बारादरी ई-रिक्शा यूनियन से आए हुए हैं। आज जो प्रशासन की तरफ से जो अभियान चलाया गया है उससे हम लोग खुश हैं कि जो बिना नाम के गाड़ियाँ चला रहे थे, जिनके नाम आरसी नहीं थी, आज वो गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है और जिनके नाम गाड़ियाँ हैं वही लोग चला पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि मार्केट में हमारा ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है और पहले से जहाँ पर जाम लगते थे वो भी कम हो गया है और अभी ये व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है इन्होंने। हम चाहते हैं कि व्यवस्था रेगुलर चलती रहे। पहले क्या समस्या आ रही थी? पहले समस्या ये आ रही थी कि जैसे जिनके नाम गाड़ियाँ नहीं है वो भी चला रहे थे और बंगाली बिहारी जो बाहर के हैं वो बहुत सारे अजमेर में आए हुए हैं
वो किराए पे ले लेके गाड़ियाँ चला रहे थे और उनकी वजह से व्यवस्था भी बहुत ख़राब हो चुकी थी अजमेर की। आज उनके नहीं चलने की वजह से व्यवस्था भी बढ़िया है और हम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम लोग आज यहाँ टीआई साहब के ऑफिस में आए हैं। हमने इनका धन्यवाद किया, इनको माला पहनाकर इनका स्वागत किया। और आप लोग भी यहाँ पर एक तरीके से आए हैं, तो क्या नियम से वर्दी पहन रखी है, टोपी लगाकर सबको निवेदन करोगे आपके साथियों को कि इस तरीके से चलें? हाँ बिल्कुल, हम सब यही चाहते हैं कि ये जो अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में झाड़ू राउंड हड़ताल की जा रही है। इसी वजह से शहर में जगह जगह कचरों का ढेर देखने को मिल रहा है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक आंदोलन किसी प्रकार जारी रहेगा। आज तीसरा दिन लगातार प्रदेश स्तर के हान के ऊपर जो अजमेर नगर निगम में तीसरे दिन लगातार हड़ताल है। ये हड़ताल अभी जारी रहेगी क्योंकि अभी हमारा जो है मांग पूरी नहीं हुई है और ये मांग जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी लड़ाई जिस स्तर के ऊपर है कि हमारी लड़ाई जो प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को देने की है, वह लगातार ये मांग हमारी जारी है। तो इसलिए जब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, सरकार हमारी मांग मान नहीं लेते। 2018 और 12 के जो निलंबित केस पड़े हैं कोर्ट के अंदर, वो पूरे किए, उनको ड्यूटी पे लिए जाए और हमारा जो हक जो 100% है वो वाल्मीकि समाज को दिया जाए। मेरा नाम ओम प्रकाश गोयल, सफाई कर्मचारी नेता। मैं यही कहूँगी कि जो वाल्मीकि समाज से जो पुरानी औरतें 20-20, 25-25 सालों से काम कर रही है, उनको प्राथमिकता दी जाए। और जो ये बोल रहे हैं कि जयपुर सब जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अजमेर शहर के अंदर जितने भी सफाई कच्चे कर्मचारी कर रहे हैं, उनमें से दो हर कर्मचारी को 2 लेडीज 2 जेंट्स को ले जाया जाए और कच्चे कर्मचारी को ही मान्यता दी जाए, क्योंकि परमानेंट कर्मचारी को तनख्वाह पूरी मिलती है, हमें तनख्वाह मिलती है 2-2, 2.5-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, पेमेंट का कोई पता नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी पेमेंट टाइम पे करे जाए और हमें ही नौकरी जाए, क्योंकि घर में किसी के नौकरी नहीं है। जितने कच्चे कर्मचारी काम कर रहे बेरोजगार है, उनके पास किसी के पास नौकरी नहीं है। तो प्लीज सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है मेरी कि कच्चे कर्मचारियों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पालन पोषण कैसे चल रहा है? जैसे अब हम कर ही रहे हैं, जैसे कि बुजुर्ग महिला है, बाकी जेंट्स है, सब एक कर ही रहे। 6-6 हज़ार रुपए में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 6 हज़ार रुपए उसके अंदर भी कट जाती है हमारी पेमेंट। 2-2, 2.5-2 महीने से पेमेंट होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें या तो हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए या हमारे को नौकरी दी जाए। हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं तो यही कहूँगी वाल्मीकि समाज में कच्चे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए। मेरा नाम कविता ढेंडवाल है। मैं यही कहना चाहूँगी कच्चे कर्मचारियों को ही प्राथमिकता दी जाए। आज हमारी यही मांग है। आज हमारा तीसरा दिन है अजमेर नगर निगम के अंदर। हमारे भाइयों के साथ हमारी माता बहनें भी साथ में हैं और हमारी यही लड़ाई है कि हमारी मांग हमारी वाल्मीकि प्राथमिकताओं को ही दी जाए, ये सफाई कर्मचारी की भर्ती। धन्यवाद। वंदना। राजस्थान महिला कल्याण मंडल की 50वीं गोल्डन वर्षगांठ के अवसर पर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सेवाएं देने के लिए दिल्ली से विशेषज्ञ अजमेर पहुंचे। ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी के अलावा अन्य परामर्श दिए गए। अद्वैत जो कि कार्य कर रहा है एक विकलांग अपने दिव्यांगों के लिए। इसको विकलांग शब्द मोदी जी ने हटा दिया, दिव्यांग वर्ड बहुत अच्छा है। जो कि हमारे फूलों की तरह है, उनको संवारना है, हमें इस तरह से बनाना है कि मीठे फल बने और लोग अपने परिवार को शहदनुमा स्वाद दें। तो अद्वैत सोसाइटी जो 50 साल पूरे किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जो संरक्षक बाबू जी जो उन्होंने स्टार्ट की थी 50 साल पूर्व, सागरमल जी कौशिक साहब को, उनको बहुत कोटि कोटि नमन और धन्यवाद। और इनके जो संरक्षक अभी हैं वर्तमान में, शमा जी कौशिक साहब और प्रिंसिपल साहब ईश्वर जी, इतने बढ़िया तरीके से इसको संवारा है और आज बहुत सारे बच्चे मेरे को देखने को मिले और इतने अच्छी रिकवरी आप आ रहे हैं। आपका फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे खरे साहब हैं, अमित जी हैं और एक संस्था के 10 साल से सहयोग करने वाले डॉक्टर कुलदीप जी, इन सभी ने इसको काफ़ी अच्छा कार्य करके बच्चों को हेल्दी लाइफ दी है। माँ बाप के जीवन में एक उत्साह उल्लास दिया है कि वो भी अब खुश रह सकें कि हमारे बच्चा कुछ कर पाएगा।
इस जो संस्था का उद्देश्य है वो आज पूर्ण होने जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये संस्था हमेशा इसी तरह कार्य करती रहेगी, सालों साल, चाहे यहाँ जीवन जब तक रहेगा तब तक ये संस्था अपना कार्य अच्छे से अच्छा करती रहेगी। और पूरे अभी तो अजमेर में नहीं, पूरे संसार भर में इसकी ब्रांचेस हो और वो सब ये सेवाएं देती रहें। और इस तरह के बच्चे जो दिव्यांग है अपनी फैमिली में स्वस्थ होकर कुछ न कुछ उनमें जो कुशलता है वो प्राप्त करें और अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। इसी कामना के साथ मैं धन्यवाद। अद्वैत सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये जो एक नाम ही अपने आप में बताता है कि जो दिव्यांग बच्चे हुए हैं उनको एक एक्सीलेंस की तरफ लेके जाना, उनको इस योग बनाना कि वो अपने आगे जीवन में व्यक्तित्व उनका उभरे, विकास कर सके और ये कार्य कर सके। ये एक संस्था है जिसके सागरमल जी कौशिक ने 50 साल पहले इसकी स्थापना करी थी और आज उनकी पुत्री उनको इसको आगे की तरफ लेके जा रही है। इनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और इस यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध है, चाहे दिव्यांग है जिसके आंखों की प्रॉब्लम है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, सेरेब्रल पैल्सी की प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी किसी भी टाइप की है, उसको ये सामूहिक रूप से लेके चलते हैं और बच्चे को इस तरह से करते हैं। इन्होंने बताया, राकेश जी ने, कि इन बच्चों को कईयों को रोज़गार मिल गया। इतना 50 साल में इतना डेवलप किया इनको कि अदरवाइज़ क्या होता था, पहले कोई दिव्यांग बच्चा अगर कोई होता था तो वो उपेक्षा का शिकार हो जाता था। हमारा JNN हॉस्पिटल की तरफ से मैं इन सबको अश्योर करा है कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे कान नाक गला हो, चाहे आँख हो, चाहे PMR हो, चाहे और कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, हर चीज़ किसी की भी सहायता हो, उसके लिए JNN हॉस्पिटल के द्वारा ओपन है। और हम सबका कभी भी आए, हम लोग उसका अतिरिक्त रूप से इनका सहयोग करेंगे। आज इन्होंने हमको बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया और कहाँ किया गया? ये राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था के द्वारा संस्था की 50वीं गोल्डन जुबली के वर्ष के उपलक्ष्य में ये परामर्श कैंप आयोजित किया गया, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है। ये इस तरह की सर्विसेज हम लोग इस कैंप में उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली से विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कुमू शर्मा को आमंत्रित किया है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है दिल्ली की जानी मानी, और वो अपनी यहाँ सेवाएं देगी। तो यहाँ पे आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें JNN हॉस्पिटल के अधीक्षक श्री अरविंद जी और प्रिंसिपल सर डॉक्टर अनिल सामरिया जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। सर, आज कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक लगभग 55 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और थ्रू आउट, क्योंकि ये 3 बजे तक कैंप रहेगा, तो लगभग 250 के आसपास पेरेंट्स हम लोगों ने आमंत्रित किए हैं। इस कैंप में किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी विकलांगों को? यहाँ पर जो है, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, तो ये जो बच्चे ADHD के या हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उन बच्चों को ये डॉक्टर्स देख के उनको परामर्श देंगे कि उनको आगे भविष्य में किस तरह की उनको थेरेपी लेनी चाहिए और किस तरह को उनको अपने बच्चों को देखभाल कैसे करनी है, ताकि उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम किया जा सके, उनकी जो मोबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। इसको लेकर उनको परामर्श दिया जाएगा पेरेंट्स को। और क्योंकि ये हर 3 महीने पे हम लोग ये कैंप आयोजित करते हैं, तो जो पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, उनको हर 3 महीने पर उनका फॉलोअप होगा, ताकि उनको फॉलोअप सर्विस भी हम लोग उपलब्ध करवा पाए संस्था के माध्यम से। सर, इस कैंप जो लगा हुआ है निःशुल्क? जी बिल्कुल निःशुल्क। मेरा नाम तरुण शर्मा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर आज इंडिया गठबंधन के सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा केंद्र सरकार को तानाशाह सरकार बताया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ किसी भी प्रकार का सबूत नहीं है, बावजूद उसके उन्हें अभी तक जेल में बंद करके रखा है। एक डरा हुआ तानाशाह विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र में जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उनको काबू में करके, उनका दुरुपयोग करके जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वो करते हैं उन्हीं को सही माना जाए। इसी कड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको इन लोगों ने असंवैधानिक रूप से गिरफ्तार किया हुआ है। जब कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी, ED से PMLA के अंतर्गत उनके ऊपर कोई केस नहीं बन रहा, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, कोई भी आज तक इनके ऊपर कोई खिलाफ इनके कोई सबूत नहीं आया है, तब भी अगर केंद्र सरकार इस प्रकार से नैतिकता के अभाव में और अमर्यादित आचरण करेगी तो उसका विरोध तो करना ही होगा। इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं कांग्रेस से और CPIM से, और आम आदमी पार्टी के हम लोग हैं। आज यही एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया को देने आए थे कि जब
उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और जब अरविंद केजरीवाल जी बीमार हैं तो उनका जो है उनको रिहा करा जाना चाहिए। संवैधानिक जो हमारे जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग बंद किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को इस प्रकार से किसी भी कदम उठाने से रोकना चाहिए जिससे लोकतंत्र की हत्या हो। हमारे इंडिया गठबंधन के प्रमुख सदस्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह एक लंबे समय से उन्हें जेल में पटक रखा है और जेल में बंद करके उनके साथ जो नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्थाएं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को उजागर किया या उन्होंने जो है सरकार की उन चीज़ों के खिलाफ बोला जो देश की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रही थी या देश को लूटने का काम कर रही थी, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको ये कदम उठाया है। उसके खिलाफ जो है हमने आप पार्टी और हमारी मार्क्सवादी पार्टी के जो हमारे सदस्य हैं उनके साथ मिलकर हमने यहाँ जो है जिलाधीश महोदय को एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है कि केंद्र सरकार इस तरह की संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करे और उन्हें शीघ्र से शीघ्र उनका केस वापस लेकर उन्हें रिहा किया जाए। तो अभी फिलहाल उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए केंद्र सरकार जो दबाव बना रही है तो उस दबाव को बनाना एक इस देश के अंदर जो हमारा जहाँ प्रजातंत्र है और जहाँ हम हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, उस जगह पे दबाव बना के उनको अगर अभी तक आपने बंद कर रखा है तो वो कारण है कि आपका डर है जो पूरी जनता जान चुकी है। उन्हें शीघ्र जो है उनका केस वापस लेके रिहा किया जाए। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें घर का खर्च चलाने में भी परेशानी हो रही है क्योंकि 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। समस्या हमारी वेतन और पेंशन को लेकर के है। हमारा जून माह का वेतन आज दिनांक तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि दूसरा महीना भी आज ख़त्म हो चुका है और लगातार 2 दिनों से हम 2 घंटे का टूल डाउन कर रहे हैं और उसी क्रम के अंदर आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन में हम 4 घंटे का टूल डाउन का कार्यक्रम हमने रखा है क्योंकि वेतन की सूचना अभी तक हमें नहीं मिली है कि वेतन कब मिलेगा। ना प्रशासन की तरफ से ना यहाँ हमारे मुख्य प्रबंधक है उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि वेतन आपका इस दिनांक को आ जाएगा और कर्मचारियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। राखी का त्यौहार नज़दीक है। हम निगम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि सैलरी हमारी जून और जुलाई माह की दोनों माह की सैलरी इसी हफ्ते में हमारी जारी की जाए, जिससे कर्मचारियों के अंदर कार्य करने का मनोबल बढ़े। कार्य करने का मनोबल घटता जा रहा है कर्मचारियों का। वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक जो स्थिति बन गई है घरों की वो बहुत दयनीय बन चुकी है। निगम कर्मचारी अपनी ड्यूटी जो है या निर्धारित रूप से कर रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि टूल डाउन हम करें, लेकिन निगम प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है कि टूल डाउन करे, निगम का नुकसान हो। ये निगम प्रशासन चाह रहा है, हम नहीं चाह रहे। अगर निगम प्रशासन हमें आज ही कह दे कि आपकी सैलरी आ जाएगी तो हम आज ही इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। यही आपका नाम? संजय सोनी, केंद्रीय कार्यशाला जी। मिलती है यहाँ पर, बच्चों की फीस वगैरह कहाँ से भरे? ना कोई दूध वाले को पैसा दे सकते हैं, ना कोई परचूनी का सामान ला सकते हैं और बहुत समस्या है। कैसे भी करके पेमेंट तो दी जाए। लोन पे किस्त वगैरह आ रही है, उसको कहाँ से दें? 3 दिन से लगा जो उनको सैलरी नहीं आई है। 2 घंटे का टूल डाउन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी ने आकर ना तो किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया है, ना किसी प्रकार की कोई ये खबर आई है कि हाँ वेतन इस तारीख को मिल जाएगा। बीते 21 दिनों से पुष्कर के पवित्र सरोवर में दम तोड़ रही मछलियों से सरोवर के घाटों का वातावरण दूषित हो रखा है तथा प्रतिदिन आने वाले आस्थावानों की धार्मिक भावना आहत हो रही है, लेकिन जिला एवं खंड प्रशासन ने उक्त समस्या समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे आहत तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा बुधवार को जारी रहा। अब पुरोहितों ने इस विषय में आर पार की चेतावनी दे डाली है। आज तीर्थ पुरोहितों के आह्वान पर आयोजित पुष्कर बंद को ऐतिहासिक कामयाबी मिली।
सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। बीते 21 दिनों से पुष्कर के पवित्र सरोवर में दम तोड़ रही मछलियों से सरोवर के घाट का वातावरण प्रदूषित हो रखा है तथा प्रतिदिन आने वाले आस्थावानों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। लेकिन जिला एवं उपखंड प्रशासन ने उक्त समस्या समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इससे आहत तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा बुधवार को जारी रहा और अब पुरोहितों ने इस विषय पर आर पार की चेतावनी भी दे दी है। आज तीर्थ पुरोहितों के आह्वान पर आयोजित पुष्कर बंद को ऐतिहासिक कामयाबी मिली। सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। बंद से पहले सभी पुरोहित तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के यात्री निवास पर पहुंचे। यहां से सभी कपालेश्वर तिराई पहुंचे और बाजार बंद करवाना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पुरोहितों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ब्रह्मा मंदिर से लेकर गुरुद्वारे तक दुकानें बंद करवाई। हालांकि आज श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए ब्रह्मा मंदिर को खोला रखा गया। पूरा बाजार बंद करवाने के बाद पुरोहितों ने जिला कलेक्टर को पुष्कर बुलाने की मांग को लेकर विश्वविख्यात ब्रह्मा मंदिर के बाहर फिर से धरना दे दिया। पुरोहितों ने न केवल बाजार बंद करवाए बल्कि खुद ने भी पूजन कार्य का बहिष्कार किया। ये जो तीर्थ में जो मछलियां मर रही है, जो बीते 15 दिन से तीर्थ में मछलियां मर रही है, इसकी कोई छूट लेने वाला नहीं है। तो आज समस्त पुष्कर वासियों नगर वासियों ने मिलकर पुष्कर तीर्थ बंद का आह्वान किया है और पुष्कर तीर्थ पूरा सभी दुकानें बंद है। और हमारा इनसे अनुरोध है कि आज जिला कलेक्टर यहाँ आएगी और इनसे बात देख के चर्चा करेगी। कोई ये तीर्थ खुलेगा, ये दुकानें खुलेगी। अगर जिला प्रशासन यहाँ नहीं आता है और इन जनता से आम जन से बात नहीं करता है, इनकी भावनाओं को संतुष्ट जवाब नहीं देता है, तो आज जिला प्रशासन का पुतला बाला जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम मधुसूदन पारासर, NHO अध्यक्ष पुष्कर। क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या है? पुष्कर सरोवर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से और टेम्परेचर बढ़ने से मछलियों की मौत की जो है समस्या अभी कुछ दिनों से चल रही थी, जिसमें प्रशासन लगातार गंभीर रूप से प्रयासरत है। शुरुआत में पहले दिन से प्रशासन अपने प्रयास कर रहा है। लगातार इसमें समय समय पर चूना डलवाया जा रहा है। फ्रेश वाटर, क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए 5 ट्यूबवेल लगातार राउंड द क्लॉक चालू हैं। हमने 4 इसमें वाटर फाउंटेन लगाए हैं, जिससे जो पानी के अंदर जो गैसें होती है वो बाहर निकलती है और ऑक्सीजन, ग्लेशियल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, इसी समय 2 एरेटर अभी मैंने बनवाए हैं, वो एरेटर और लगाए जा रहे हैं उसमें, और शाम को 4 फाउंटेन और लगाए जाएंगे इसमें। उसके अलावा नगर पालिका का जो प्लांट है वाटर फिल्ट्रेशन वो चालू है लगातार रूप से, और नगर पालिका के द्वारा घाटों की लगातार रूप से सफाई करी जा रही है। अगर आप भी ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस समस्या में 80-90% पहले की तुलना में कंट्रोल में आई है। पुरोहित कह रहे हैं कि इनसे संतुष्ट नहीं है, जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। उनका जो कहना है कि भाई वो संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल 100% तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसीलिए उनकी मांग पे हमने आज 2 एरेटर और 4 वाटर फाउंटेन जो वो अभी आज शाम तक हम उसमें लगा रहे हैं। पुष्कर सरोवर आदि अनादि तीर्थ है। यहाँ लाखों लोग सनातन हिंदू धर्म में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं और वहाँ की आज ये स्थिति है कि सारा पुष्कर सरोवर का पानी प्रदूषित हो गए और मछलियाँ हजारों की तादाद में रोज मर रही है। ये पूरे 1 महीने से ये दौर चल रहा है। प्रशासन कहीं से भी गंभीर नहीं है और स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि वहाँ चारों तरफ दुर्गंध हो रखी है और सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुँच रही है। और हम 2 दिन से, आज इतने दिन से चिल्ला रहे हैं कोई प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। ऐसा कार्य कोई प्रशासन के माध्यम से देखने में नहीं आ रहा। कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, स्थिति इतनी खराब है। आज एकादशी है, एकादशी को यात्रियों को बिना स्नान और पूजा के राजबन के जाना पड़ रहा है। और हमने आज ये सारा पुष्कर तीर्थ पुरोहित और पुष्कर के नागरिकों ने, दुकानदारों ने इसीलिए आज ये पुष्कर बंद करा रखा है और यह अनिश्चितकालीन बंद रहेगा जब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान का आश्वासन जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नहीं मिल जाता है। क्योंकि ये अब रोज की समस्या हो गई है, पुष्कर का सरोवर का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। मैं अरुण पाराशर, तीर्थ पुरोहित पुष्कर। सनातन धर्म के वाहक तीर्थ पुरोहित संघ और तीर्थ पुरोहित पुष्कर सरोवर की दयनीय स्थिति, जल इतना प्रदूषित, हजारों मछलियां रोज मर रही, प्रशासन जो है बेखबर होके ऐसी एयर कंडीशन कमरों में बैठा है। उसी को लेकर तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है, बाजार बंद है और अनिश्चित काल तक धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि जिलाधीश महोदय पुष्कर आके संवाद स्थापित ना कर ले, निदान की तरफ ना जाए। गोविंद पारासर, प्रतिनिधि तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट पुष्कर। आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर पूरा बंद सफल रखा। सभी व्यापारियों ने, सभी समाजों ने कपालेश्वर तिराई से लेके ब्रह्मा मंदिर, रामधाम, मैत्री धर्मशाला, होलिका चौक, अन्य सभी दुकानें स्वेच्छा से बंद की। किसी को प्रेशर, किसी का दबाव नहीं था। सभी की आस्था तीर्थ के प्रति है। इस बात को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा लापरवाह प्रशासन सरकार की बदनामी कर रहा है। मेरी तो मांग है कि ऐसे प्रशासन को निलंबित किया जाए। ऐसे कलेक्टर, SDM, अधिशासी अधिकारी जिन्होंने लापरवाही बरती है, सरकार की तीर्थ की बदनामी की है, उनको तुरंत निलंबित किया जाए। मुझे अभी जानकारी में
पुष्कर के कुछ तीर्थ पुरोहितों के द्वारा और कुछ वहाँ के प्रबुद्ध जनों के द्वारा टेलीफोन के जरिए भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी में आया है कि जो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर राज में स्थित है, ब्रह्मा मंदिर के सामने सारे तीर्थ पुरोहित और वहाँ के स्थानीय नागरिक पुष्कर निवासी वो मछलियों की गंदगी से परेशान होके उन्होंने धरना दे रखा है और रामधुनी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर अजमेर आके उनकी बात सुने। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए पहले भी 22 जुलाई को मैंने वीडियो भी जारी किया, समाचार पत्रों में भी मैंने आग्रह किया, खबरें छपी भी कि श्रावण का महीना है, आस्था का केंद्र है पुष्कर सरोवर जैसे पवित्र स्थान में लोग स्नान करने आते हैं, उस जल का आचमन करते हैं और वहां मछलियां मर रही हैं बराबर। और मैंने 22 जुलाई को कहा था कि 10 दिन से ये समस्या वहां थी। आज 30 जुलाई हो गई है और अब वहां के स्थानीय निवासी और तीर्थ पुरोहितों ने ब्रह्मा मंदिर के सामने बैठ के और याचना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। वो समस्या जस की तस है। इस समस्या को लेकर मैंने अभी एसडीएम पुष्कर से बात की। उन्होंने कहा कि हम लगातार कर रहे हैं कोशिश। पहले मछलियां बहुत ज़्यादा 2000 मर रही थी, फिर कम होती काफ़ी अब कम हुई है। उनका कहना था कि हमारे उपाय जो हैं वो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहित और स्थानीय नागरिक कह रहे हैं कि समस्या जस की तस बनी हुई है। मैं वापस पुनः हाथ जोड़ के तीर्थ पुरोहितों से भी, वहाँ के स्थानीय नागरिकों से भी कह रहा हूं कि आप भी संयमित रहें, संयमित होके अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रखें और प्रशासन से, खासतौर पे जिला कलेक्टर से मेरा आग्रह है कि वो भी इस बात को, इस समस्या को संवेदनशीलता के साथ लेवें। और अजमेर से पुष्कर की दूरी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट की दूरी पे है पुष्कर। वहां जाके और उनकी बात सुने और जो हो सके तत्काल प्रभाव से उनकी बात सुन के और उनकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर के अगर कपाट बंद हो जाएं या दर्शन करने के लिए जो दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं, वो अगर बिना दर्शन के उनको लौटना पड़े या पुष्कर स्नान करने के लिए आए हैं और वो स्नान नहीं कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है और हमारी धार्मिक जो आस्था है उसको भी बहुत चोट पहुंचती है। तो इसमें विलंब नहीं करें। प्रशासन और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वहां के, जब पुष्कर से अभी विधायक हैं सुरेश सिंह जी रावत, मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो तत्काल इस मामले की गंभीरता को समझें और अपने विधानसभा क्षेत्र की, खास तौर पे इतना बड़ा जिसका महत्व है पुष्कर तीर्थ का, उसकी जो भावना है, उनके तीर्थ पुरोहितों की जो भावना है, उस भावना को समझ के तत्काल समाधान करें। सरकार प्रदेश के सभी पौराणिक और धार्मिक स्थलों के विकास के प्रति कटिबद्ध है और पुष्कर तीर्थ और उसकी 24 कोसीय परिक्रमा का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। यह बात आज राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने पुष्कर से शुरू हुई गायत्री परिवार की 12वीं पुष्कर अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा के शुभारंभ के अवसर पर कही। सरकार प्रदेश के सभी पौराणिक और धार्मिक स्थलों के विकास के प्रति कटिबद्ध है और पुष्कर तीर्थ और उसकी 24 कोसीय परिक्रमा का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। यह बात आज राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने पुष्कर से शुरू हुई गायत्री परिवार की 12वीं पुष्कर अरण्य तीर्थ प्रदक्षिणा के शुभारंभ के अवसर पर कही। इससे पहले धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों ने गायत्री शक्तिपीठ पर परिक्रमा के लिए तैयार विशेष रथ की पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। आज जो गायत्री परिवार की ओर से 24 कोसीय परिक्रमा प्रारंभ हो रही है
ये एक सौभाग्य का विषय है कि गायत्री परिवार पिछले विगत कई वर्षों से ये परिक्रमा इस मार्ग पर करती है। यहाँ के विकास की कुछ बात कही गई है। अब 24 कोसी परिक्रमा के मार्ग की बात हुई है। निश्चित रूप से हम इस वर्ष जैसे बड़े 84 कोस पे काम कर रहे हैं, महाराणा प्रताप सर्किट पे काम कर रहे हैं, प्रमुख 6 बड़े मंदिर हैं उनको विकसित करने की बात कर रहे हैं, मीराबाई पे काम कर रहे हैं, चालकना पे कर रहे हैं, वहाँ बैनेश्वर धाम के अंदर काम करने की योजना बन रही है। तो इसी दृष्टि से हम इस 24 कोसी परिक्रमा और पुष्कर के विकास के बारे में सरकार के सामने विचाराधीन है। हम निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से इसके विकास के प्रति कटिबद्ध भी हैं और इस काम को पूरा करते हैं। ये जो मछलियाँ मरने वाली जो शिकायत आई है, निश्चित रूप से मैं आज प्रशासन से आज ही बात करता हूँ। चेयरमैन साहब को मैंने कहा है कि इसके बारे में एक साइंटिफिक कारण पता लगा, लेकिन कारण क्या है और उसको निदान किया है। और क्या उद्देश्य है इसको और कौन कौन भाग लिए इसमें? अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विगत 11 साल से ये यात्रा निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य है तीर्थ जागरण अभियान। पुष्कर तीर्थ की जो गरिमा है उसको पुनर्स्थापित और तीर्थ जागरण अभियान के अंतर्गत 11 साल से गायत्री परिवार इस परिक्रमा का आयोजन करता आ रहा है। ये द्वादश परिक्रमा है जो 24 कोस 84 कोस 2 चक्रों में निकलती है और तीसरे चक्र में हमारी टोलियां हैं जो आसपास के सभी गांवों के अंदर यज्ञ का आयोजन करते हुए जाएंगी और जितने भी शिवालय हैं उनके ऊपर अभिषेक किया जाएगा। इस बार 12वीं परिक्रमा होने की वजह से द्वादश शिवालयों के ऊपर अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, रुद्र यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज विधिवत 31 जुलाई 2024 को हुई है, जिसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता जो श्री ओम प्रकाश जी बडाना साहब और श्री ओंकार जी लखावत साहब ने की है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा 5 दिन की है। प्रथम दिन यात्रा यहाँ से शुरू होके और मोतीसर होते हुए रात्रि विश्राम जो है नांद गांव में होगा, जो प्राकट्य स्थल है माता गायत्री का। और कल की यात्रा वहां से शुरू होगी और उसके बाद कड़ेल हमारा पड़ाव रहेगा थांवला। तीसरे दिन का पड़ाव जो है कड़ेल रहेगा और चौथे दिन का पड़ाव रुद्र पुष्कर रहेगा। 5वें दिन ये परिक्रमा का जो है समापन होगा। सभी तीर्थ जितने भी हैं पुष्कर अरण्य में उनसे जल इकट्ठा किया जाएगा 84 कोस से और उस जल कुंभ से आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव नानी जी के कर कमलों के द्वारा, जिसमें हमारे जलदाय मंत्री जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश जी रावत साहब भी उपस्थित रहेंगे, सपत्नीक उनके द्वारा ब्रह्म सरोवर का अभिषेक उस जल से करके और इस यात्रा की समाप्ति होगी। और अगले साल के जो संकल्पों के साथ पूरे साल सरकार के साथ और सामाजिक संगठनों के साथ गायत्री परिवार काम करके इस तीर्थ जागरण अभियान को और गति देने का प्रयास करेंगे। बीच में समस्या आती है, इस पे क्या आश्वासन मिला गया लखावत जी के द्वारा? यात्रा के पथ पे कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इस परिक्रमा पथ के बारे में ज़्यादा अपडेट ब्यूरोक्रेसी को भी नहीं है और राजनीतिक स्तर भी जानकारी नहीं होने की वजह से इस चीज़ को नोटिस में लाया गया है। यात्रा के पथ में बहनों के लिए अलग अलग जगह शौचालय की व्यवस्था हो, यात्रियों के लिए विश्राम की व्यवस्था हो और भोजन प्रसादी के लिए एक बड़े हॉल का निर्माण हो, ऐसी जानकारी सबको दी गई है। जो प्रशासनिक तौर पे जो अधिकारी यहाँ पधारे हैं, राजनीतिक स्तर के लोग जो पधारे हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार ने इस पुष्कर परिक्रमा को ब्रज परिक्रमा की तरह अपने उसमें लिया है और इसकी DPR तैयार करके इसके ऊपर कार्य किया जाएगा। आपका नाम और पद? मेरा नाम हेमंत चतुर्वेदी है और मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। जयपुर में अश्वमेध यज्ञ हुआ था तब से और लगातार हम संगठन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पुष्कर में सावित्री साधना शिविर होता है हर माह, करीब 12 साल हो गए हैं, एकादशी से पूर्णिमा उसकी व्यवस्थाएं हम देखते हैं और गायत्री परिवार के साथ मिलकर गुरुजी के जो सप्त आंदोलन है उनको गति देने। अजमेर विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियोजन शाखा के प्रारूपकार गुरजीत सिंह अरोड़ा के न्यू चंद्रनगर विनायक पथ ब्यावर रोड में नवीनीकरण निर्माणाधीन मकान से 2 कचरा बीनने वाली महिला मजदूरों के काम में आने वाली महंगी मशीन चुराकर फरार हो गई। चोरी की घटना पास ही लगे मकान के CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में मकान मालिक ने अज्ञात महिला चोरों के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, आपको ये निर्माणाधीन मकान दिखाई दे रहा होगा। ये मकान रामगंज थाना क्षेत्र के चंद्रनगर में स्थित है। ये खबर दिखाने का महत्व सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, आपके गली मोहल्ले कॉलोनियों में आपने बड़े बड़े कट्टे लेकर कचरा बीनने वाले देखे होंगे, तो उन लोगों से अब हो जाओ सावधान, क्योंकि ये जो निर्माणाधीन मकान है, इस मकान में आज सुबह लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में 2 महिलाएं आती है और इस मकान में अंदर कूदती हैं और अंदर रखे
जो कारीगरों के सामान हैं, उनकी मशीनें हैं, कटर मशीन वगैरह जैसी जो मशीनें हैं, वो मशीन चुराकर फरार हो जाती है। ये पूरी जो खबर है ये सामने लगे कैमरे में कैद हो गई। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उसमें कैद हो गई, वरना यकीन नहीं होता, दूसरों पर ब्लेम होता कि कहाँ गई ये मशीनें, कैसे गई। अब मैं जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक बार आपको पूरे बता देता हूँ किस तरीके से दो महिलाओं ने शातिराना अंदाज से इस जगह से चोरी की है। और मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर ये बड़ी सारी एक डोली है, ये जगह है, यहाँ से उस महिला ने नीचे फलांग लगाई है। वो वीडियो भी हमारे पास में है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जगह है, यहाँ से ईंट की लगभग 6 फीट की ये डोली होगी, यहाँ से छलांग लगाकर वो महिला इस तरफ की ओर गई है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये है रामगंज थाना क्षेत्र का चंद्रनगर है, जो सुभाष नगर चुंगी चौकी के बिल्कुल नजदीक है। सरदार जी का मकान है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर हैं उनका जो सामान है वो इस कमरे में रखा हुआ था, जैसे मशीनें हैं, कटर मशीन है और जो पाइप वगैरह सही करने की चीजें हैं वो है। अब आप देखिए ये वो मकान है और इस मकान में किस सातिराना अंदाज से वो महिला चोरी कर फरार हो रही है, आप इससे अंदाजा लगाइए। देखिए ये वो वीडियो है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए महिला बाहर निकलती हुई, भागती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से छलांग लगा रही है। ये छलांग लगाई है महिला ने अंदर से चोरी करके बाहर अपने साथी को, ये महिला साथी है दूसरी जिसको कट्टा पकड़ा दिया है, उस कट्टे में काफी ज्यादा सामान है जिसको वो चोरी कर यहाँ से फरार हो गई। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं वो महिला किस तरीके से आई है। ये लगभग सुबह का समय है 5:44, यानी कि सुबह लगभग 5:45 बजे। तो हमारा खबर दिखाने का सिर्फ और सिर्फ महत्व इतना सा है, देखिए कि शातिराना अंदाज से महिला ने छलांग लगाई है। खबर दिखाने का सिर्फ और सिर्फ महत्व इतना सा है कि आप लोग इन ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, क्योंकि ये लोग कभी भी आपके मोहल्ले कॉलोनियों में किसी भी बहाने से आ सकते हैं और इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अब जिनके घर पर ये चोरी की वारदात हुई है एक बार उनसे भी बात करेंगे। देखिए 2 महिलाएं हैं, मैं आपको दूसरा फुटेज भी अब दिखाता हूं। ये दूसरा फुटेज है और इस फुटेज में महिलाएं अंदर आकर एंट्री करते हुए दिखाई देंगी। पहले उन्होंने रैकी की है, देखिए ये फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज। इसमें 2 महिलाएं पहले आती हुई दिखाई देंगी, बिल्कुल लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सावधान करने के लिए जो न्यूज़ है ये दिखाई जा रही। देखिए ये 2 महिलाएं आई है, एक महिला दूसरी ओर गई है, तो एक महिला दूसरी ओर गई है। दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर पूरे पहले मकान की रैकी कर रही हैं। देख लिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, ये मकान की रैकी इन्होंने कर ली, मतलब देखा इन्होंने कि बाहर कोई खड़ा तो नहीं है या फिर कोई आ तो रहा नहीं है। उजाला हो जाता है, गर्मियों का समय है, सुबह लगभग 7 बजे 6 बजे करीब उजाला हो जाता है, 5:30-6 बजे भी उजाला हो जाता है। तब भी इन महिलाओं को डर नहीं है कि कोई देखेगा, अगर पकड़ेगा तो क्या होगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं शिकायत इन्होंने दे दी है। देखिए एक ये वाला सीसीटीवी फुटेज है जो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर उन महिलाओं ने किस शातिराना अंदाज से घर में प्रवेश किया है। ये वो जगह है जहाँ से वो प्रवेश कर रही हैं, तो सावधान हो जाएं ऐसे लोगों से। फिलहाल इस पूरे मामले की रामगंज थाना पुलिस तहकीकात कर रही है। सर कौन सी जगह है और किस तरह की चोरी की वारदात आपके यहाँ हुई? ये न्यू चंदनगर एरिया है, विनायक पथ लेन 1 में, और आगे रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, हम लोग पीछे ही रहते हैं। और सुबह मॉर्निंग में ये जो कार्रवाई हुई है इसका पता भी नहीं लगा, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो जाता है। पीछे ना बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं जो आते जाते हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल डर नहीं था। हालांकि अभी यहाँ से बहुत कोई कॉस्टली सामान नहीं गया है, लेकिन जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, जैसे आपके पाइप फिटिंग वाले हैं, आपके शटरिंग वाले हैं, उनकी जो मशीनें हैं उनके लिए वही उनका सब कुछ है, रोजी रोटी है। अब वो सुबह जब वो आए तो उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया और नहीं मिला, फिर तहकीकात करी कि कल कौन कौन आया था कौन नहीं आया था। जब पूछने लगे तो एक दूसरे के ऊपर शक जाने लगा। फिर हमने सोचा सामने पड़ोसी हैं, उनसे हमने सीसीटीवी फुटेज ली, तो ज्ञात हुआ कि सुबह सुबह ये 2 महिलाएं हैं, बड़े बड़े कट्टे लेके आई थी, और जिस हिसाब से इन्होंने ऊपर जंप मार के अंदर आई हैं और निकली हैं, उससे पता लगता है कि इनके हौसले बहुत बुलंद हैं और इनको
किसी का डर नहीं है कि भाई अगर ये पकड़ी गई तो इनको कोई सजा मिलेगी या कुछ होगा। इस हिसाब से तो ये हम आगे से सावधान रहेंगे और आगे बाकी लोगों को भी कहेंगे कि आप सावधान रहिए इन महिलाओं से और इनकी शक्ल पहचान लीजिए। और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं स्वामी न्यूज़ वालों का, जो इन्होंने इसकी फुटेज दिखाई है, ताकि इन महिलाओं का सबको पता लगा सके कि ये महिलाएं कितनी शातिराना अंदाज से चोरी करती हैं और आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या चीजें चोरी हुई है लगभग? जैसे इसमें जैसे इनकी कटिंग मशीन थी, वेल्डिंग वाले जो आपके पाइप फिटिंग वाले हैं, इनकी जो मशीनें होती हैं ग्राइंडर वगैरह है, ऐसे ही शटरिंग वाले हैं उनकी मशीनें थी और बाकी सारा सामान इन्होंने कट्टे में भर के रखा था। तो वो सारा इनके लिए बहुत कीमती सामान है जिससे सारा अपना काम करते हैं। जी हाँ, बहुत कॉस्टली सामान था, चोरी हो गया जी। शिकायत आपने पुलिस को दी? मैंने पुलिस थाने में शिकायत दी है, एप्लीकेशन दे के आया हूँ और उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक कांस्टेबल को भेज दिया था कि भाई इसका पता लगाओ और उन्होंने कहा था कि आपको शाम तक इसकी जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।